आज हम करते हैं रिमेनिंग कैटलिस्ट चैप्टर। तो बेसिकली इसमें हमने लास्ट टाइम प्रॉपर्टीज पढ़ी थी और टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट पढ़ी थी। अब इसी के अंदर आज हम एक और टाइप पढ़ते हैं, वो होता है नेगेटिव कैटलिस्ट। ठीक है जी। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या होता है, इसके बारे में आज हम पढ़ते हैं। देखिए, जब कैटलिस्ट का रेट या एक रिएक्शन का जो आप रेट को कम करना चाह रहे हो कि एक रिएक्शन बहुत फास्ट हो रहा है, ठीक है, तो उसके रेट को आप रिड्यूस करना चाहते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन जो है उसे आप रिड्यूस करना चाहते हैं या इनहेबिट करना चाहते हैं, तो तब हम यूज करते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट को। नेगेटिव कैटलिस्ट क्या करता है, ये बेसिकली रिड्यूस कर देता है रेट ऑफ रिएक्शन को। रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक हो गया। इसकी एग्जांपल्स हम देख लेते हैं कि हमारे पास है ट्राइक्लोरोमीथेन। जब इसका रिएक्शन होता है ओजोन सॉरी ऑक्सीजन के साथ, तो इसके नतीजे में COCl2 कार्बोनिल क्लोराइड ये गैस या सब्सटेंस बनती है, पॉइजनस होती है, ठीक है। अब अगर यहां पर हम 2% एथानॉल को ऐड कर दें, तो ये बिहेव करेगा एज अ नेगेटिव कैटलिस्ट। नेगेटिव कैटलिस्ट, और ये क्या करेगा, ये इनहेबिट कर देगा, रिड्यूस कर देगा फॉर्मेशन ऑफ COCl2। तो नेगेटिव कैटलिस्ट का यूजफुल पर्पस भी होता है, जो मैंने अभी बताया कि अगर ये CHCl3 का ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन होता है, तो यहाँ पर कार्बोनिल क्लोराइड एक पॉइजनस गैस बनती है। इसको हमने स्टॉप करवाना है, तो कैसे करेंगे, हमारे पास कोई ना कोई चीज होनी चाहिए। तो फिर हम यूज कर लेते हैं नेगेटिव कैटलिस्ट लाइक 2% एथानॉल वगैरह। तो ये बेसिकली इफेक्टिव होते हैं कंसंट्रेशन को रिड्यूस करने में प्रोडक्ट की। ठीक हो गया जी। इसके बाद हम बात करते हैं एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटालिसिस। एक्टिवेशन एनर्जी एंड कैटालिसिस। हाँ जी, तो इसमें अगर हम स्टडी करें एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है बेसिकली। एक्टिवेशन एनर्जी ग्राफ की मदद से हम समझते हैं बेटा। देखें, हमारे पास ये कर्व है एक। ये जो एनर्जी होती है, ये रिएक्टेंट्स की एनर्जी है यहाँ तक। यहाँ पर एनर्जी प्रोफाइल है, एनर्जी या पोटेंशियल एनर्जी होती है बेसिकली। ठीक है, यहाँ पर रिएक्शन प्रोग्रेस होती है, एक्स एक्सिस पे रिएक्शन प्रोग्रेस होती है। और ये जो एनर्जी होती है, ये प्रोडक्ट्स की एनर्जी होती है, ठीक है। अब आप देख रहे हो कि बैरियर आपको नजर आ रहा है, यहां से लेकर यहां तक का जो बैरियर होता है, इसे हम कहते होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी। कि ये वो मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है जो बेसिकली रिएक्शन को कैरी करवाने में इस्तेमाल होती है। अगर मैं यहां से स्टार्ट करूं, ये और ये, यहां से लेकर एंड तक जो एनर्जी होती है, इसे हम थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी क्या होगी, थ्रेशोल्ड, या अब देखो बेटा, यहां तक जो एनर्जी है वो रिएक्टेंट्स की है। अब रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी जो होती है, उसे हम कहते होते हैं इंटरनल एनर्जी। उसे क्या कहते हैं, इंटरनल एनर्जी है। तो रिएक्टेंट्स की अपनी एनर्जी क्या होगी हमारे पास, इंटरनल एनर्जी। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी किसका सम होगी, वो इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट प्लस एक्टिवेशन एनर्जी। यहां से यहां तक एक्टिवेशन थी, यहां से यहां तक जो है वो इंटरनल एनर्जी होती है। ये इतनी इंटरनल एनर्जी है, ऊपर वाली एक्टिवेशन एनर्जी है, ठीक है। तो थ्रेशोल्ड एनर्जी जो होती है वो सम होती है इंटरनल एनर्जी प्लस एक्टिवेशन एनर्जी, दोनों का सम होता है, ठीक हो गया। तो ये एक्टिवेशन एनर्जी का आपको कॉन्सेप्ट समझ आ गया होगा कि क्या होती है बेसिकली। अब कैटलिस्ट का क्या रोल होता है, मैं आपको बताता हूँ। देखिए, कैटलिस्ट क्या काम करता है, अगर आपने क्लोरीन थ्योरी पढ़ी हो, तो क्लोरीन थ्योरी में ये होता है कि जब भी दो मॉलिक्यूल आपस में कोलाइड करते हैं, फिर जाकर प्रोडक्ट बनते हैं। लेकिन वो तब कोलाइड करते हैं जब उनके पास सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी होती है, सफिशिएंट एक्टिवेशन
एनर्जी होती है, अगर वो सफिशिएंट एक्टिवेशन एनर्जी नहीं है तो वो आपस में कोलाइड जितना मर्जी कर लें, वो प्रोडक्ट के अंदर नहीं जा सकते। ठीक है। तो कैटलिस्ट का क्या काम होता है? बेसिकली कैटलिस्ट एक्चुअल में एक्टिवेशन एनर्जी को रिड्यूस करवाता है। कैटलिस्ट का यही पर्पस होता है कि वो एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करवा देता है। कैसे? देखें, ये मान ले पहले आपके पास ये कर्व था, अब कैटलिस्ट अगर आप यूज करते हो तो कर्व ये आ गया। अब बेटा यहाँ पे बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चीजें हैं समझने वाली। आपने पढ़ा हुआ है कि इंथॉल्पी क्या होती है? इंथॉल्पी होती है प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, यानी प्रोडक्ट की हीट और रिएक्टेंट की हीट, तो ये इंथॉल्पी है। अब आप देख लो, प्रोडक्ट की हीट पहले भी उतनी ही है, ये प्रोडक्ट की हीट थी, ये प्रोडक्ट की होती है, और ये रिएक्टेंट की। तो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की एनर्जीज में कोई डिफरेंस नहीं आया। असल में चेंज क्या चीज हुई है? यहाँ पे एमसीक्यूज पूछते हैं ना कि कैटलिस्ट किस चीज को चेंज करता है, एक्टिवेशन एनर्जी को, इंथॉल्पी को, गिब्स फ्री एनर्जी को? किसी को भी चेंज नहीं करता सिवाय एक्टिवेशन एनर्जी की। आप देख सकते हो इतना जो एनर्जी का बैरियर था उसने रिड्यूस कर दिया है। तो कैटलिस्ट ये काम करते हैं, कैटलिस्ट बेसिकली एक्टिवेशन एनर्जी को लोअर कर देते हैं। ठीक हो गया? तो ये आपने बेटा अंडरस्टैंड करना है इस कर्व की मदद से। इसके बाद हमारे पास आ जाती है जी थ्योरीज ऑफ कैटलिस्ट। कैटलिस्ट या कैटेलिसिस। कैटेलिसिस की दो थ्योरीज हैं, वो हम देख लेते हैं। थ्योरीज ऑफ कैटेलिसिस। तो हमारे पास दो थ्योरीज हैं जो एक्सप्लेन करती है कैटलिस्ट की वर्किंग को। नंबर वन है हमारे पास इंटरमीडिएट इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी ये है एक। और दूसरी होती है हमारे पास एड्सॉर्प्शन थ्योरी। ठीक है, तो पहले हम बात कर लेते हैं इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी की, ये क्या होती है। देखिए, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी ये बात कहती है कि अगर अगर हम फॉर एग्जांपल होमोजीनियस कैटालिसिस की बात करें, तो ये कहती है कि प्रोडक्ट बनने से पहले एक इंटरमीडिएट बनेगा। ठीक है, फॉर्मेशन ऑफ इंटरमीडिएट होगा बिफोर फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट। फॉर एग्जांपल हमारे पास ए प्लस बी है, यहाँ पे सी हमारे पास है कैटलिस्ट है। ठीक है, सी क्या है? कैटलिस्ट है। अब प्रोडक्ट क्या बनना चाहिए था? ए बी। लेकिन ऐसा नहीं होगा, पहले आपका जो रिएक्टेंट है वो रिएक्ट करेगा कैटलिस्ट के साथ, ये बन गया इंटरमीडिएट। ये इंटरमीडिएट बन चुका है। अब ये इंटरमीडिएट फिर जो बचने वाला रिएक्टेंट होगा उसके साथ रिएक्ट करेगा और फिर प्रोडक्ट बनाएगा, और कैटलिस्ट दोबारा से आपको मिल जाएगा। ये इसे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये रीगेन हो सकता है। ठीक हो गया जी। अब बेटा मैं आपको इसकी प्रैक्टिकल एग्जांपल्स भी बता देता हूँ ताकि आपको फर्दर अंडरस्टैंडिंग हो सके। लाइक हम बात करें चैम्बर प्रोसेस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड, या कॉन्टैक्ट प्रोसेस भी कहते हैं। इसमें NO जो होता है एज अ कैटलिस्ट होता है, और SO3 बनता है बेसिकली। तो यहाँ पे सबसे पहले NO जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करती है और ये बना देती है NO2। ये बेटा एक इंटरमीडिएट होता है, और इंटरमीडिएट आर नॉट मच मोर स्टेबल। ये इतने ज्यादा स्टेबल नहीं होते। ठीक है, तो इन्होंने प्रोडक्ट में जाना ही होता है। NO2 फिर फर्दर रिएक्शन करेगी, जो रिएक्टेंट बच चुका है SO2, तो इससे बन जाएगा SO3, और NO जो होगा दोबारा से वापस आ गया। कैटलिस्ट वो चीज होती है जो वापस आ जाए, इंटरमीडिएट वो चीज होती है जो रिएक्शन के दरमियान बना था, रिएक्शन के अंदर ही खत्म हो जाए। तो डिफरेंस क्या है कैटलिस्ट और इंटरमीडिएट में बेटा? तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि कैटलिस्ट वो चीज है जो आपको दोबारा से मिल जाए, लेकिन इंटरमीडिएट वो चीज होती है जो रिएक्शन में बना था, रिएक्शन में ही कंज्यूम हो गया। इसके बाद सेकंड थ्योरी की बात कर लेते हैं। उसके तकरीबन 4 स्टेप्स हैं, वो भी देख लेते हैं। एड्सॉर्प्शन थ्योरी। देखिए, नाम से पता चल रहा है कि यहाँ पे कोई ना कोई चीज जाकर एड्सॉर्ब होगी, तो पहले हम बात करते हैं इसको आसान
समझने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले ये हमारे पास एक कैटलिस्ट है। ठीक है जी, ये एक कैटलिस्ट है बेटा। हमारे पास कोई दो रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स हैं, मान ले ए और बी। ए और बी ये जाकर सरफेस के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं। ठीक है, कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर जाकर अटैच हो जाते हैं पहले स्टेप के अंदर। के रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स कैटलिस्ट की सरफेस पे अटैच हो गए। नंबर 2 पर अब ये रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल करीब आते हैं आपस में, और ये कम्प्लेक्स बना लेते हैं। इस कम्प्लेक्स को हम कहते होते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। इसे कहते होते हैं एक्टिवेटेड कम्प्लेक्स। ये कैटलिस्ट की सरफेस के ऊपर ही काम हो रहा है अभी। नंबर 3 पे क्या होता है? नंबर 3 पे ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाते हैं, सी और डी। ये प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो गए सरफेस के ऊपर ही। और नंबर 4 पे क्या होता है कि ये कैटलिस्ट की सरफेस से अलग हो जाते हैं। कैटलिस्ट की सरफेस से ये अलग हो गए। तो बहुत आसान थ्योरी है, इसको हम प्रैक्टिकली अंडरस्टैंड करते हैं। मोस्ट कॉमन एग्जांपल आपने भी पढ़ी होगी हाइड्रोजनेशन वगैरह की, तो उसको मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ कौन से 4 स्टेप्स होंगे। एड्सॉर्प्शन सबसे पहले तो बेटा, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। ठीक है, एड्सॉर्प्शन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। नंबर 2, हाइड्रोजन हाइड्रोजन का बॉन्ड जो होगा वो ब्रेक होगा। हाइड्रोजन हाइड्रोजन का जो बॉन्ड होगा वो ब्रेक हो जाएगा, अलग अलग हो जाएंगे। ठीक है, और नंबर 3 पे यहाँ पे एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स बन जाएगा। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स में क्या होगा कि अल्कीन और हाइड्रोजन जो होंगे ये आपस में मिल रहे होंगे, और 4 पे डीकम्पोजिशन हो जाएगी, वो सेपरेशन हो जाएगी एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स की। मैं आपको समझा देता हूँ कैसे। ये कैटलिस्ट है, यहाँ पर हाइड्रोजन आकर अटैच हो गया, पहला स्टेप। फिर ये कैटलिस्ट था, हाइड्रोजन अलग हो गया, ये हाइड्रोजन भी अलग हो गया। नंबर 3 पे ये फर्स्ट, ये सेकंड। नंबर 3 के ऊपर अगर आप बात करो, ये कैटलिस्ट है, यहाँ पे हाइड्रोजन अलग है, ये भी हाइड्रोजन अलग है। तो यहाँ पे एक इथीन का मॉलिक्यूल आ गया, मान ली ये इथीन का मॉलिक्यूल है, ये इसके साथ आकर रिएक्ट करता है, और 4th पे ये सेपरेट हो जाते हैं। ये मैं जस्ट एक बॉक्स से रिप्रेजेंट कर रहा हूँ इथीन को, ये सेपरेट हो जाते हैं। तो ये आसान से स्टेप्स थे। ठीक हो गया, इथीन से फिर आपको पता है इथेन बन जाता है। तो ये थ्योरीज थी। हाँ, एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंटरमीडिएट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सवाल है बेसिकली। बहुत ज्यादा डिफरेंसेस हैं। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो होता है उसकी एनर्जी हाई होती है, इंटरमीडिएट जो होता है उसकी एनर्जी कम होती है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स जो है वो केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स को फॉलो नहीं करता, इंटरमीडिएट फॉलो करता है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स को आप सेपरेट नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट को आप सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये डिफरेंसेस हैं, और भी बहुत से होंगे जो हमने स्टडी करने हैं आगे। इसके बाद हमारे पास है थोड़ा सा कॉन्सेप्ट, एक्टिव सेंटर्स ऑन कैटलिस्ट सरफेस। एक्टिव सेंटर्स ऑन कैटलिस्ट सरफेस। कैटलिस्ट की सरफेस पर एक्टिव सेंटर्स क्या होते हैं? बेसिकली मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया हुआ है, ये वो साइट्स होती हैं, मान लें जहां पर रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स आकर अटैच होते हैं। मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब देखिएगा, आपको मैंने बताया था ना कि सरफेस एरिया इंक्रीज होता है ब्रेक करने से। कैसे इंक्रीज होता है अब आपको समझना है। अब देखिए यहाँ पर ये वाली साइट जो डॉटेड लाइन से रिप्रेजेंट करूंगा, ये फ्री साइट्स हैं। ये वो साइट्स हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो सकते हैं। दीज आर द फ्री साइट्स। आपको क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा ये कॉन्सेप्ट, दोबारा आप भूलेंगे नहीं इंशाल्लाह। तो बेटा यहाँ पर मॉलिक्यूल्स आकर अटैच हो सकते हैं। अब आपने ये सोचा होगा कि कैसे सरफेस एरिया इंक्रीज होता है और
किस तरह से मॉलिक्यूल आकर अटैच होते हैं। मान लें कि हम यहाँ पर कोई क्रैक्स या पीक्स को अपीयर करवाते हैं, ठीक है, या इसको ब्रेक कर देते हैं। डेफिनेटली ब्रेक करेंगे तो क्या होगा, ब्रेक करने से आप देखिएगा क्या डिफरेंस आता है। हाँ जी, अभी आपको आइडिया हो जाएगा। चलें इतना ही एक दफा समझ लें। अब देखिए, पहले ब्रेक नहीं किया था तो यहां पर बॉन्ड की फॉर्मेशन हुई थी, ठीक है, ये भी बॉन्ड था, ये भी बॉन्ड था। लेकिन जैसे ब्रेक किया तो यहाँ पे ये साइड फ्री हो गई, ये साइड भी फ्री हो गई, ये साइड भी फ्री, ये साइड भी फ्री, और ऊपर वाली साइड्स तो वैसे ही फ्री। तो नंबर ऑफ फ्री साइड्स जो होती हैं वो इंक्रीज हो जाती हैं, बॉन्ड्स जो होते हैं वो आपस में उनके वीक हो जाते हैं, ब्रेक हो जाते हैं। तो यही रीजन होती है, हम कह रहे होते हैं कि सरफेस एरिया बढ़ जाता है। एक्चुअल में सरफेस एरिया बढ़ने से मुराद यही होती है कि नंबर ऑफ एक्टिव साइट्स जो होती हैं वो बढ़ जाती हैं। ठीक हो गया जी। तो बेटा ये आपने इसको माइंड में रखना था। ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद इंजाइम कैटालिसिस की बात कर लेते हैं हम। इंजाइम कैटालिसिस ये क्या है? इंजाइम्स आर बायोलॉजिकल कैटलिस्ट और प्रोटीन्स इन नेचर। ये भी एमसीक्यूज पूछा गया था कि इंजाइम्स की नेचर क्या होती है, तो दीज आर प्रोटीन्स इन नेचर। मोस्टली 90% केसेस में इंजाइम्स जो होते हैं वो प्रोटीन होते हैं। ठीक है। अच्छा, तो इसके बाद अगर हम बात करें इंजाइम कैटालिसिस की, तो इंजाइम्स बेसिकली प्रोटीन मॉलिक्यूल्स होते हैं, प्रोटीन मॉलिक्यूल्स हैं, और ये स्पीड अप करते हैं, स्पीड अप रिएक्शंस। ये रिएक्शंस को स्पीड अप करते हैं, ऑर्गेनिक रिएक्शन को स्पेशली ये स्पीड अप कर रहे होते हैं। ठीक है। जो फर्स्ट इंजाइम जो प्रिपेयर किया गया था लेबोरेटरी के अंदर वो 1969 में किया गया था, फर्स्ट इंजाइम। ठीक है। और इनकी कुछ एग्जांपल्स हम देख लेते हैं। ये इंपॉर्टेंट है बेसिकली। इन्वर्जन ऑफ केन शुगर, इन्वर्जन ऑफ केन शुगर। इन्वर्जन का मतलब ये होता है कि जो सुक्रोज होता है बेसिकली वो कन्वर्ट हो जाता है ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में। दोबारा से आप समझ लो उससे चीनी नहीं बना सकते। इसको कहते होते इन्वर्जन। ठीक है। इसीलिए कहते हैं कि जब शुगर केन को कट किया जाता है तो एक दिन के अंदर अंदर उसे ट्रांसफर कर दिया करें फैक्ट्री के अंदर, ताकि उसका प्रॉपर यूज किया जा सके। इन्वर्टेज एंजाइम होता है यहाँ पर, और ये इसको ग्लूकोज और फ्रुक्टोज के अंदर कन्वर्ट कर देता है। ठीक है। इसी तरह सेकंड है हमारे पास कन्वर्जन ऑफ ग्लूकोज इनटू एथेनॉल। हमारे पास ग्लूकोज है, ग्लूकोज कन्वर्ट हो जाता है जी जाइमेज एंजाइम। ये एमसीक्यूज पूछा गया था एफपीएससी के एग्जाम में। ठीक है, कि ग्लूकोज की कन्वर्जन होती है एथेनॉल में तो कौन सा एंजाइम यूज होता है, तो ये आपने याद रखना है। तो बेटा ये चीजें थी। इनका मैकेनिज्म क्या होता है एंजाइम, आपको पता होगा माइकल मेंटन इक्वेशन होती है, जो कि इसका स्कोप नहीं है हमारे इस चैप्टर का इसको अंडरस्टैंड करना। माइकल मेंटन वैसे आपको बता दूं ये एक साइंटिस्ट थे, बायो के अंदर ये ज्यादातर आप इसको एक्सप्लेन करते हो। माइकलिस मेंटन 1913 में इन्होंने इंजाइम सबस्ट्रेट का मैकेनिज्म दिया था, जिसमें इन्होंने बताया कि इंजाइम्स जो होते हैं वो सबस्ट्रेट के साथ अटैच होते हैं। एस फॉर सबस्ट्रेट, ई फॉर इंजाइम, और ये बना देते हैं इंजाइम सबस्ट्रेट कम्प्लेक्स। ये कम्प्लेक्स बन गया है, और कम्प्लेक्स बनने के बाद ये कन्वर्ट हो जाते हैं प्रोडक्ट में, और साथ में जो इंजाइम होता है वो अलग से मिल जाता है। दीज आर बेसिकली कैटलिस्ट इन नेचर। तो ये दोबारा से हमें मिल जाते हैं, इसके लिए परेशान नहीं होते हम।
तो प्रोडक्ट मिल जाते हैं और इंजाइम अलग से मिल जाता है। इसको फर्दर हम इलेबरेट कर लेते हैं थोड़ा सा, कि हमारे पास एक इस तरह की सब्सटेंस है जी। तो यहाँ पर आकर कोई इसी तरह की चीज अटैच होगी, ठीक है। क्योंकि इंजाइम्स आर स्पेसिफिक इन नेचर, तो ये आपने याद रखना है। ये मान ले ये सबस्ट्रेट थी, और ये मान ले ये इंजाइम है, या क्योंकि इंजाइम बड़ा होगा तो इसलिए इसको चेंज कर लेते हैं। इंजाइम की सरफेस के ऊपर आकर सबस्ट्रेट ने अटैच होना एक्चुअल में, जैसे कैटलिस्ट पे होती थी ना, ये इंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है, ठीक है। तो इस तरह से फिर ये क्या होगी, सबस्ट्रेट जो होगी वो प्रोडक्ट के अंदर कन्वर्ट होगी, और इंजाइम जो होगा फिर अलग से आपको मिल जाएगा। ये इंजाइम है और ये सबस्ट्रेट है। तो ये कहने का मकसद है इसका, ठीक है। इसकी कुछ करेक्टरिस्टिक्स हैं इंजाइम कैटालिसिस की, वो देख लेते हैं हम। करेक्टरिस्टिक्स, तो इंजाइम्स जो होते हैं बेसिकली ये मोर एफिशिएंट होते हैं। मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि इंजाइम्स जो होते हैं ये बहुत ज्यादा, एक तो कॉस्टली होते हैं, और दूसरा बेटा बेसिकली आप कह सकते हो कि इनका थोड़ा सा इस्तेमाल भी लाखों की तादाद में प्रोडक्ट बना सकता है, ये इतने ज्यादा पावरफुल होते हैं, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल वो कहते हैं कि ये जो रिएक्शन होता है H2O2, ये बड़ा फास्ट हो जाता है अगर आप इंजाइम यूज कर लेते हो, ठीक है। अदरवाइज इसका रेट बहुत स्लो होता है, लेकिन जब इंजाइम यूज करते हो तो ये बहुत ज्यादा फास्ट हो जाता है। जी मैं अगर आपको बताऊं तो इसकी 18 किलो कैलोरी पर मोल की एनर्जी चाहिए एक्टिवेशन विदाउट कैटलिस्ट, लेकिन अगर आप कैटलिस्ट यूज करते हो तो इसकी एनर्जी चाहिए 11.7 किलो कैलोरी पर मोल इस रिएक्शन के लिए। लेकिन अगर आप इंजाइम को एज अ कैटलिस्ट यूज करते हो तो इसके लिए एनर्जी सिर्फ और सिर्फ 2 किलो कैलोरी पर मोल चाहिए होगी, जस्ट 2 किलो कैलोरी पर मोल। तो आप देख सकते हैं कि कितना डिफरेंस आ जाता है इसके अंदर। सेकंड है जी, हमारे पास वो होता है इंजाइम जो होते हैं ये स्पेसिफिक होते हैं इन देयर नेचर। मैंने ऑलरेडी आपको ये बताया था ना कि कैटलिस्ट का काम मखसूस होता है, और इंजाइम्स भी बेटा उसी की कैटेगरी में आ जाते हैं, क्योंकि दीज आर आल्सो कैटलिस्ट। तो इंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, ये अपना काम बखूबी से सरअंजाम दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें यूरिया, यूरिया का रिएक्शन वाटर के साथ करवाएं, तो यहाँ पे अगर आप यूज करते हो यूरेज एंजाइम, तो इससे हमेशा हमेशा अमोनिया बनेगा और साथ वाटर होगा। अगर आप यूज कर लेते हो मिथाइल यूरिया, मिथाइल यूरिया, और इसमें आप वाटर यूज करते हो, और यहाँ पर भी आप यूरेज एंजाइम यूज करते हो यूरेज, तो इससे कोई रिएक्शन नहीं होना। क्या मतलब सर? देखिए है तो दोनों यूरिया ही, फर्क कहाँ पे आया है, सिर्फ एक मिथाइल ग्रुप अटैच किया है, लेकिन इंजाइम को पता है कि उसने ये रिएक्शन नहीं करवाना, तो दीज आर द स्पेसिफिक इन नेचर, और ये सिर्फ और सिर्फ उन्हीं रिएक्शन को करवाते हैं जिनके ये जिम्मेदार होते हैं, जिन्हें ये जानते हैं, जिन्हें अंडरस्टैंड कर सकते हैं, ठीक है। इसके बाद है कि रेट ऑफ रिएक्शन जो है, इंजाइम कैटलिस्ट रिएक्शन जो होता है वो मैक्सिमम होता है एक खास टेम्परेचर के ऊपर। एक टेम्परेचर होता है जिसे हम कहते थे ऑप्टिमम टेम्परेचर, ऑप्टिमम टेम्परेचर उसके ऊपर। मान ले ये हमारे पास टेम्परेचर है और ये हमारे पास रेट है, तो बेटा इसका कर्व आपको ऐसे मिलेगा। अब देख लो आप खुद से ही कि ये शुरू रेट ऑफ रिएक्शन इंक्रीज हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है।
यहां तक वो इंक्रीज हो गया, ये वो टेम्परेचर होगा जहां पर रेट मैक्सिमम हो जाता है, और इसे हम ऑप्टिमम टेम्परेचर कहते हैं। सिमिलर ग्राफ मैं नेक्स्ट पॉइंट नहीं बताना चाहूंगा आपको, इसी के अंदर एक्सप्लेन कर देता हूँ। पीएच का भी होता है यहाँ पे, पीएच और रेट। इंजाइम जो होते हैं खास पीएच तक उनकी एक्टिविटी अच्छी होती है। अब देख लो, बाद में ये डिक्रीज हो रहा है, ये डिक्रीज हो रहा है, टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे फिर भी डिक्रीज हो जाएगा, ये एक खास टेम्परेचर तक ही काम कर सकते हैं। सिमिलर केस पीएच का है, उसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इंजाइम ऑप्टिमम पीएच के ऊपर काम करते हैं। एक स्पेसिफिक पीएच होती है उनकी, अगर पीएच आप चेंज करते हो तो इंजाइम जो होते हैं वो अपनी वर्किंग को लॉस्ट कर देते हैं। ठीक हो गया जी। इसके बाद फिफ्थ पॉइंट है इंजाइम्स और मार्केडली इनहेबिटेड और पॉइजन। इंजाइम को इनहेबिट किया जाता है समटाइम्स, ठीक है जी, किसी और सब्सटेंस को ऐड करते हुए। हम चाह रहे होते हैं कि समटाइम ये प्रोडक्ट ना बने, तो हम उसको फिर इनहेबिट कर देते हैं। फॉर एग्जांपल ये एंजाइम है SH, इसके साथ ग्रुप लगा हुआ है, और AG अगर हम इसमें ऐड करें, पॉइजनिंग होती है यहाँ पे, तो ये बन जाएगा एंजाइम SAG। यहाँ पे हाइड्रोजन जो है वो अलग हो जाएगा। तो ये बहुत सी चीजों के लिए यूज होते हैं, जैसे कि आप कह लो हैवी मेटल आयंस जो हैं, इनको आप यूज करते हो बेसिकली एज अ पॉइजनस, ठीक है। और ये एंजाइम की एक्टिविटी को डिक्रीज कर देते हैं। मैं अगर आपको यहाँ पे एक की पॉइंट बताऊं, तो समटाइम्स ये हैवी मेटल्स की सेपरेशन के लिए भी यूज हो जाते हैं, क्योंकि एंजाइम्स जो होते हैं वो हैवी मेटल्स के साथ अटैच हो जाएंगे, तो उससे फिर वो उनकी एक्टिविटी को डिक्रीज कर देंगे। तो ये हैवी मेटल्स जो होते हैं बेटा, ये उनके लिए भी यूज हो जाते हैं। तो ये आपका चैप्टर था जो एंड हो चुका है। अब आपका जो भी सवाल है माइक ऑन करें और पूछें। हाँ जी, एनी क्वेश्चन। ये चैप्टर आपका एंड हो चुका है बेटा, कल फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट हम चैप्टर देखेंगे। आज अगर आपका कोई सवाल है आज के लेक्चर के हवाले से तो बताएं। जी, कोई सवाल नहीं है। एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स और इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स बेसिकली डिफरेंट है। इंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स से मुराद इंटरमीडिएट है, और एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स एक हाई एनर्जी स्टेट होती है। ठीक है, मैं अगर आपको बताऊं, ये इस तरह से है कुछ। वैसे ये ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने स्टडी कर लेना था। अब ये जो लोअर वाली एनर्जी वाली ये चीज जो है, इसे हम कहते होते हैं इंटरमीडिएट, और ये जो ऊपर वाली है इसे हम कहते होते हैं एक्टिवेटेड कॉम्प्लेक्स। ठीक हो गया, जिसकी एनर्जी हाई होती है। देखें, ये आपको याद रखना पड़ता है, ऐसे नहीं होता कि इसके लिए, क्योंकि इंजाइम्स जो होते हैं उनकी एक्टिविटी स्पेसिफिक होती है, तो आपको कैटलिस्ट तो याद करने पड़ते हैं। इसके लिए तो आपके पास कोई और चारा नहीं है। ठीक है, हाँ जी। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर व्हाई वी वांट टू रिड्यूस रेट ऑफ रिएक्शन। आपने नेगेटिव कैटलिस्ट में ये बताया था ना कि हाँ, हम रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस करते हैं, तो क्यों करना चाहते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को रिड्यूस? मैंने आपको बताया वहां पर एक पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो रही थी, ये बात आपने सुनी है। जी। जी सर। जी तो जी। क्या आप चाहोगे कि पॉइजनस सब्सटेंस प्रोड्यूस हो प्रोडक्ट के अंदर? नो सर, नो। तो इसीलिए हम समटाइम्स नेगेटिव कैटलिस्ट यूज करते हैं, ताकि वो उस सब्सटेंस को, उसकी एक्टिविटी को रिड्यूस कर दे, और इतना ही प्रोड्यूस करवाए जितनी हमें रिक्वायर्ड है। ठीक है। जी सर। सर ट्रांजिशन स्टेट और इंटरमीडिएट में क्या फर्क होता है? मैंने आपने बेटा लेक्चर नहीं सुना, या तो मैं
दूसरी तीसरी दफा बता चुका हूँ। ट्रांजिशन और इंटरमीडिएट का मैं थर्ड टाइम आपको बता चुका हूँ डिफरेंस। अभी भी मैंने ये कर्व बनाकर दिखाया है कि ट्रांजिशन स्टेट जो होती है ये ऐसे है। अब ये जो हायर एनर्जी स्टेट है ये ट्रांजिशन स्टेट है। ये जो स्टेट होती है ये ट्रांजिशन स्टेट होती है। और जो लोअर एनर्जी स्टेट्स होती हैं उन्हें हम इंटरमीडिएट कहते हैं। ट्रांजिशन स्टेट है ये स्टेबल होती है, इंटरमीडिएट ट्रांजिशन जो होती है अनस्टेबल होती है, इंटरमीडिएट स्टेबल होता है। ठीक है, ट्रांजिशन स्टेट जो है बेसिकली वो दोनों साइड पे जा सकती है, प्रोडक्ट पे भी वापस आ सकती है, रिएक्टेंट में भी, डिपेंड करता है कि वो कहाँ पे जाना चाह रही है। और इसके अलावा ट्रांजिशन स्टेट जो है ये केमिकल बॉन्डिंग के रूल्स और रेगुलेशन जैसे बॉन्ड लेंथ, बॉन्ड एनर्जी इनको फॉलो नहीं करती, जबकि इंटरमीडिएट फॉलो करता है। ट्रांजिशन को आप सेपरेट नहीं कर सकते, इंटरमीडिएट को आप सेपरेट कर सकते हो। आई होप अब आपको समझ आ गई होगी। शुक्रिया सर।